टू माई चैनल स्टडी टॉप फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 14 चैप्टर पिटमैन शॉर्ट एंड बुक का 14 चैप्टर जिसका नाम है स्मॉल फाइनल हुक फॉर एन एफ वी एंड एफ वी हुक्स। मतलब स्मॉल फाइनल हुक्स अगर हम किसी कॉन्सोनेंट के साथ फाइनल हुक लगाते हैं तो एन एफ वी की साउंड रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और बाकी चैप्टर्स के लिए 1 to 13 चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में OMSP वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बाकी सारे चैप्टर भी अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं 14 चैप्टर। If a hook is attached at the end of a consonant, it is called as final hook. अगर किसी कॉन्सोनेंट के साथ में फाइनल में कोई हुक अटैच हो रही है तो वो फाइनल हुक कहलाएगी। द साउंड ऑफ एन एफ वी आर रिप्रेजेंट बाय अटैचिंग ए स्मॉल फाइनल हुक। कि अगर हम लास्ट में कुछ हुक लगा रहे हैं कोई भी किसी भी कॉन्सोनेंट के लास्ट में लगा रहे हैं एंड में, तो फाइनल हुक होगी और वो किसकी साउंड रिप्रेजेंट करेगी? एन की, एफ एंड वी की, तीन साउंड रिप्रेजेंट करेगी वो। तो अब हम देख लेते हैं कि ये तीन साउंड अगर हम राइट में लगाते हैं तो किसकी साउंड आएगी, लेफ्ट में लगाते हैं तो किसकी साउंड आएगी। तो मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग बताया है। फर्स्ट रूल है, इफ़ ए स्मॉल फाइनल हुक इज अटैच टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक इन द क्लॉकवाइज मोशन और राइट मोशन, इट विल रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एन। यहाँ पे हमने बात की है स्ट्रेट स्ट्रोक्स की। स्ट्रेट स्ट्रोक कौन से होते हैं? जैसे बी है, टी है, डी है, चे है, जे है, के है, गे है एंड बी है, टी है। ये सब स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। मैंने इसके एग्जांपल लिखे हैं आपको इजीली समझ आने के लिए। तो इसमें स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में अगर हम फाइनल में राइट साइड में यानी कि क्लॉकवाइज मोशन में अगर हम कोई हुक लगाते हैं तो वो किसकी साउंड रिप्रेजेंट करेगा? एन की साउंड रिप्रेजेंट करेगा। बी ई एन बैन, तो बी को एन की हुक लगा के ई का हमने वॉवेल लगा दिया, बैन बन गया। टैन में भी यही किया, डन में भी, चैन में भी, जेन में भी आप देख सकते हैं। बाकी सभी इसके सेम एग्जांपल्स हैं। And next rule is rule number 2. If a small final hook is attached inside the curve stroke, it will represent the sound of n. ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है कर्व स्ट्रोक की। पहले हमने स्ट्रेट स्ट्रोक की बात की थी, अब कर्व स्ट्रोक की। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमने क्लॉकवाइज मोशन में लिखा था और यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। कर्व स्ट्रोक के साथ हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन में अपने हुक को लगाएंगे जिससे कि वो एन की साउंड रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एफ के साथ, एफ एक कर्व स्ट्रोक है, उसके साथ एन की साउंड आ रही है यानी कि एन भी एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एफ के साथ में एंड में एक हुक लगा देंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लगाएंगे जिससे कि वो फैन बन जाएगा। एफ ए एन, एफ हमने कर्व बना दिया और एन की हुक लगा दी और ए के लिए वॉवेल लगा दिया। फैन, वैन, नाइन, माइन, शो। नाइन एंड माइन में हमने आई वाले डिप्थंग लगाए क्योंकि आई की आवाज़ आ रही है। नाइन एंड माइन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ये इसके नेक्स्ट पेज में भी हैं जो कि मीन, रिमेन, लाइन, लोन, मून, लोन। बाकी सभी एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये सारे सेकंड रूल को फॉलो करते हैं। एंड रूल नंबर थर्ड इज इफ़ ए स्मॉल फाइनल हुक इज अटैच टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक इन द एंटी क्लॉकवाइज मोशन और लेफ्ट मोशन, इट विल रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ ईदर एफ और वी टू दैट स्ट्रोक्स। अगर हमने स्मॉल फाइनल हुक अगर हमने स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लगा दिया यानी कि लेफ्ट मोशन में, तो वो किसकी साउंड रिप्रेजेंट करेगा? एफ एंड वी दोनों की एक साथ। एफ एंड वी को कि हमें खुद ही आइडिया लगाना होगा कि वो एफ की साउंड है या वी की साउंड है और उनके जो हुक्स हैं वो दोनों के स्ट्रेट स्ट्रोक में एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लगेंगे। अब हमें खुद ही देखना होगा कि वो एफ की साउंड है या वी की साउंड है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पफ में हमने पी को एंटी क्लॉकवाइज मोशन में एंड वाली हुक लगाई तो ये पफ बन गया। अगर हम इसको पेव नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेम जो दोनों की हुक है, दोनों की जो हुक है एफ एंड वी की दोनों की सेम है, तो हमें अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको जानना होगा कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना।
सेकेंड एग्जाम्पल है पेव, P एंड फाइनल एंटी क्लॉकवाइज हुक एंड ए वाला वॉवल लगा दिया, पेव बन गया। ब्रेव, प्रूफ, प्रूव, टफ, डफ, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी इसी वाले रूल को फॉलो करते हैं। एंड द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 4 इज F and V hooks are not attached with a curved stroke, so the sound of FV is represented with consonants FV. इसमें जो हमने जैसे पढ़ा था कि कर्व स्ट्रोक के साथ अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन में बनाते हैं तो एन की साउंड रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे हमने अगर उसको हम क्लॉकवाइज मोशन में लिखते हैं, किसी कर्व को क्लॉकवाइज मोशन में लिखते हैं तो वो बेकार लगेगा, जो हमारी आउटलाइन होगी वो अच्छी नहीं लगेगी वो। तो इसलिए इसमें ये रूल है कि जो अगर हम कर्व स्ट्रोक के साथ एफ वी की साउंड चाहते हैं तो हमें पूरी आउटलाइन बनानी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे फाइन है, ठीक है ना, फाइन में ये वाला देखते हैं 5, ये इसमें तो हुक वाला बता दिया। 5 है, 5 जो है तो 5 में एफ जो है कर्व स्ट्रोक है। अगर हम इसको एंड में लगाते हैं हुक तो वो क्या बन जाएगा, फाइन बन जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोशन में एंड में जो हुक लगती है वो एंड की लगती है। अगर हम इसको पूरा बनाएंगे आउटलाइन के साथ कि वी की जो आउटलाइन है, वी जो हम लिखते हैं एफ वी की जो आउटलाइन ये वाली है, तो हम इसको पूरा लिखेंगे तभी ये पूरा पढ़ा जाएगा। ऐसे ही नून में हमने एंड हुक लगा दी तो नून बन गया, एंड नाइफ में हम इसको एफ लिखेंगे तब ये नाइफ बनेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूल है 5, रूल नंबर 5 इज द एन एफ वी हुक्स आर ऑल्सो यूज्ड मीडियली वेयर ए कन्वीनियंट आउटलाइन रिजल्ट्स। तो इसमें क्या है कि हमारे जो एफ वी हुक्स जो हैं हम मिडल में भी बना सकते हैं, वो हमारी आउटलाइन के कन्वीनियंट के हिसाब से। जैसे पनिश है, एन हुक जो आ रही है हमारी, एन हुक जो हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन में बनाते हैं तो हम उसको क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, ठीक है ना, अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग। अब अरेंज में एन बीच में आ रहा है मिडल में, तो अगर हम उसको एन को अरेंज को आर, तो ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो उसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घुमाते हैं तो आउटलाइन बहुत बेकार होगी। वो बहुत हमारा जो फ्रीली हैंड, हम जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं बहुत फ्री हैंड से लिखते हैं कि हमारी जो आउटलाइन है उसमें कोई मतलब घुमाव ना हो, बिल्कुल ईजीली फ्रीक्वेंट लिखते हैं उसको। तो हम इसमें इन्होंने बताया है एन एन एफ वी की जो साउंड है अगर वो मिडल में आ रही है तो अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन में नहीं लिख पा रहे हैं तो हम उसको क्लॉकवाइज मोशन में भी लिख सकते हैं अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग। एंड द रूल नंबर 6 इज द साउंड ऑफ एन एफ वी कैन बी रिप्रेजेंट विद द साउंड विद द कॉन्सोनेंट एन एफ वी फॉर द कन्वीनियंट फॉर जॉइनिंग। इस वाले रूल में हमने बताया है कि जो अगर कहीं किसी वर्ड में एन की साउंड आ रही है, एफ की आ रही है, वी की आ रही है, किसी की भी साउंड आ रही है, अगर हम उसको वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम उसको लास्ट वाले फाइनल हुक के से ही हम उसको एन की साउंड को रिप्रेजेंट करें, ऐसा अगर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम उसको नहीं बना पा रहे हुक के अकॉर्डिंग, तो हम पूरी आउटलाइन लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, एजेंसी है, एजेंसी में एन आ रही, एन की साउंड आ रही है बीच में मिडिल में, तो हम अगर इसको एन हुक लगाते हैं तो हमारी जो आउटलाइन है बहुत इनकन्वीनियंट लगेगी। तो अगर हम अपने हैंड को फ्रीली हैंड बनाना चाहते हैं तो हम उसको एन को पूरे कॉन्सोनेंट से, फुल कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एजेंसी लिखने के लिए। ग्रेविटी में वी भी बीच में आ रहा है तो बीच में वी जो आ रहा है, वी की साउंड को अगर हम टिक जो एंड हुक है, जो फाइनल हुक है, उससे रिप्रेजेंट ना करके हम उसको पूरा आउटलाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट ऑफ जॉइनिंग द स्ट्रोक्स। ऐसी पेनलेस में, सडनली में सभी एग्जाम्पल्स इसके सेम हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।